नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी क्लास कुमार पर। आज मैं आपके लिए क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर 9 मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं तथा अच्छे लेवल के हैं। वही क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए आवश्यक आधारभूत कौशल है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए जो आवश्यक आधारभूत कौशल हैं, उन्हें हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं या 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला जो आपका होता है सामान्य कौशल, सेकंड विशिष्ट कौशल और थर्ड आपका हुआ प्रेक्षण कौशल। सामान्य कौशल जनरल स्किल, विशिष्ट कौशल जो आपका हो गया स्पेसिफिक स्किल और प्रेक्षण कौशल ऑब्जर्वेशन स्किल्स। तो ये तीनों आपके आधारभूत कौशल हैं जिससे प्रभावी मनोवैज्ञानिक बना जा सकता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता रहे, नीचे कमेंट में कमेंट करते चलिएगा। जो बच्चे बाद में भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बाद में देखने वाले बच्चे भी आप लोग नीचे कमेंट में कमेंट करते चलिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सामान्य कौशल किस प्रकार के व्यवसायिक मनोवैज्ञानिकों के लिए आवश्यक है। सामान्य कौशल किस प्रकार के व्यवसायिक मनोवैज्ञानिकों के लिए आवश्यक है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, जो आपका ये सामान्य कौशल है, ये सभी व्यवसायिक मनोवैज्ञानिकों के लिए आवश्यक है, चाहे वो नैदानिक एवं स्वास्थ्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में हो या मनोवैज्ञानिकों के औद्योगिक एवं संगठनात्मक क्षेत्र के मनोवैज्ञानिकों को, सामाजिक या पर्यावरणीय क्षेत्र के मनोवैज्ञानिकों को। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। तो या तो पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिक से संबंधित हो या सलाहकार के रूप में कार्यरत हो। तो इन कौशलों में जो होता है व्यक्तिगत तथा बौद्धिक कौशल दोनों शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सामान्य कौशल किस प्रकार के व्यवसायिक मनोवैज्ञानिकों के लिए आवश्यक है, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, सामान्य कौशल में शामिल होते हैं। अभी मैंने आपको बताया सामान्य कौशल में आपका जो होता है वैयक्तिक और बौद्धिक कौशल दोनों शामिल होते हैं। ऑप्शन सी इज द सही आंसर, वैयक्तिक तथा बौद्धिक कौशल दोनों। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, मनोवैज्ञानिक अपने परिवेश के किन पक्षों के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रेक्षण करता है। प्रेक्षण करना मतलब ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व मतलब समझते हैं ऑब्जर्वेशन करना, प्राप्त करना, उसको ऑब्जर्व करना। तो मनोवैज्ञानिक अपने परिवेश के किन पक्षों के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रेक्षण करता है। तो फोर्थ का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घटनाएं एवं व्यक्ति दोनों के बारे में जो मनोवैज्ञानिक होते हैं अपने परिवेश के पक्षों में इन पहलुओं के बारे में प्रेक्षण करते हैं। तो याद रखिएगा। और एक मनोवैज्ञानिक अपने परिवेश जिनमें घटनाएं एवं व्यक्ति दोनों शामिल है, घटनाएं एवं व्यक्ति दोनों शामिल है, तो विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रेक्षण करता है। प्रारंभ में एक मनोवैज्ञानिक जो होता है शुरू अपने चारों ओर के वातावरण का भी सावधानी पूर्वक निरीक्षण करता है, उसको ऑब्जर्व करता है तथा भौतिक स्थितियों के जानने के लिए अपने अंदर चेष्टा रखता है, इच्छा रखता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। और फ्रेंड्स, जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो नीचे कमेंट में कमेंट करते चलिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रेक्षण का वह तरीका जिससे हम सीखते हैं कि लोग भिन्न स्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं कहलाता है। समझिए क्वेश्चन को, प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन का वह मेथड, वह तरीका जिससे हम सीखते हैं कि लोग भिन्न स्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं, अलग अलग स्थिति में लोग कैसे कैसे व्यवहार करते हैं। तो 5 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकृतिवादी प्रेक्षण, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या होता है, यह एक प्राथमिक तरीका है जिसमें हम सीखते हैं कि लोग अलग अलग स्थिति में, भिन्न स्थिति में कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन भी आपको चाहिए तो आप अपने एनसीईआरटी बुक पेज 191 को खोलिएगा। पेज 191 को जी, चैप्टर 9 का पेज 191 हो जाएगा आपका। और उसमें आपको जो नीचे मिलेगा प्रकृतिवादी प्रेक्षण के बारे में, प्रेक्षण के बारे में, वहां से आप अच्छी खासी जानकारी एग्जाम्पल के साथ ले सकते हैं। उस बुक में आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है एक शॉपिंग मॉल के बारे में, जिसमें कहा जाता है कि आप अगर शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं, वहां पे छूट वाली वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है क्रमबद्ध ढंग से। तो इस तरह से आपको वहां पर समझने को मिलेगा कि कैसे प्रकृतिवादी प्रेक्षण होता है। तो मैंने आपको हिंट्स दे रखा है, आप वहां से जाकर एनसीईआरटी बुक को खोलकर अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है,
एक परीक्षणकर्ता द्वारा उसी शॉपिंग मॉल की दुकान में अंशकालिक नौकरी लेकर अंदर का व्यक्ति बनकर ग्राहकों के व्यवहार में भिन्नताओं का परीक्षण कहलाता है। तो देखिए 6 का आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही आंसर। सहभागी परीक्षण कहलाता है, जिसका अंग्रेजी होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इसका सही आंसर होगा, और इसका भी एक्सप्लेनेशन आप पेज 191 में देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि वही जो शॉपिंग मॉल का जो व्यक्ति होता है वो अपने ही उसी मॉल में क्या करता है, दुकान में अंशकालिक नौकरी लेकर अंदर का व्यक्ति बनकर ग्राहकों के साथ क्या करता है, अलग अलग भिन्नता का परीक्षण करता है, उसको कहते हैं हम लोग सहभागी परीक्षण। तो याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज एक बार चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, जरूर से जरूर कमेंट करना ना भूलें, कमेंट भी करें। 7 नंबर क्वेश्चन है, कमेंट से हमें हौसला मिलता है, कमेंट जरूर करें। 7 नंबर क्वेश्चन है, संप्रेषण एक प्रक्रिया है। फ्रेंड संप्रेषण का मतलब होता है जैसे आप अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हो, तो संप्रेषण एक प्रक्रिया है। तो 7 का आपका सही आंसर, जिनको पता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो 7 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। संप्रेषण प्रक्रिया जो आपका है एक सचेतन प्रक्रिया है, सचेतन या अचेतन कह सकते हैं, साभिप्राय या जो आपका होता है अनभिप्रेत करके शायद होता है। यह प्रक्रिया है जिसमें भावनाओं तथा विचारों को वाचिक या अवाचिक संदेश के रूप में भेजा, ग्रहण किया और समझा जा सकता है। वाचिक और अवाचिक का मतलब आप लोग अच्छे से समझते हो। तो संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सचेतन भी, अचेतन भी और सभिप्राय भी होता है, उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा सही आंसर। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, व्यक्ति की स्वयं से संवाद करने की क्रिया को कहते हैं। व्यक्ति की स्वयं से संवाद करने की क्रिया को कहते हैं। तो 8 का आपका सही आंसर हो जाएगा, 8 का सही आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपके 2 नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। तो इसका सही आंसर आपका 8 का हो जाएगा, ऑप्शन है याद रखिएगा अंतरा, यानी कि इंट्रा कम्युनिकेशन, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन इसका सही आंसर रहेगा, जिसमें व्यक्ति की स्वयं से संवाद करने की प्रक्रिया होती कहते हैं। इंट्रा समझिएगा, इंट्रा जैसे ही आपको कहेगा इंट्रा INTRA, तो आप उसमें समझेंगे कि स्वयं से। इंट्रा कहेगा तो आप समझ लेना कि स्वयं से, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और जो हमारी जो संप्रेषण होती है, संप्रेषण के बारे में मैं आपको बता दूं कि संप्रेषण प्रक्रिया बिना किसी आशय के व्यक्ति की जो आपका सांवेगिक स्थिति से जुड़ी होती है, उसे आप संप्रेषण एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण संबंधित होता है। जो आपका यहाँ पर अब समझिए, यहाँ पर था आपका इंट्रा था यानी कि अंतरावैयक्तिक था, और यहाँ पर आपका आ गया है अंतर्वैयक्तिक। दोनों में आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे। तो इसको हम लोग कहेंगे इंटर, इसको इंट्रा कहते हैं, और इसको इंट्रा पर्सनल इसको कहते हैं ऊपर वाले को। 8 नंबर वाला समझ लीजिए, और 9 नंबर में जो आपका है इसको हम लोग इंटर कहते हैं, तो इंटर पर्सनल। तो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण संबंधित होता है, तो ये होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से होता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से। इंपॉर्टेंट है ये सभी टर्म्स आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका 10 का भी आपका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। जो इसके होते हैं मध्यस्थ आधारित वार्तालाप, साक्षात्कार, लघु समूह परिचर्चा, ये सभी जो आते हैं अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के बीच में ही, मतलब इसी में बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ ने एक कार्यदल गठित किया जिसका उद्देश्य किनके लिए आवश्यक कौशलों की पहचान करना था। समझिए, अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों संघ ने क्या किया, एक कार्यदल गठित किया था जिसका उद्देश्य था आवश्यक कौशलों की पहचान करना। तो ये उद्देश्य किनके लिए विकसित किया गया था? तो याद रखिएगा 11 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यावसायिक मनोवैज्ञानिक के लिए यह किया गया था अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ के द्वारा। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, अपनी बातों को रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से वक्ता द्वारा कहने को कहते हैं। अपनी बातों को
रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से वक्ता द्वारा कहने को कहते हैं। वक्ता मतलब हो गया जो कहने वाला होता है, वहां पे स्पीकर जो होता है बोलता है, उसे वक्ता कहते हैं। तो 12 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक संप्रेषण कहते हैं। सार्वजनिक संप्रेषण कहते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है, गर्म स्टोव को छूने पर अंगुलियों का खींचना और हमारी आंखों में आंसू आना किसका उदाहरण है? इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। गर्म स्टोव को छूने पर अंगुलियों का खींचना और हमारी आंखों में आंसू आना किसका उदाहरण है? तो 13 का आपका सही आंसर, तो ऑप्शन भी हो जाएगा इसका सही आंसर आपका आवाचिक संप्रेषण। आवाजिक कम्युनिकेशन जो होता है आपका, तो गर्म स्टोव को छूने पर अंगुलियों का खींचना और हमारी आंखों से आंसू आना इसी का उदाहरण है। और फ्रेंड्स, आप जैसा कि आप यहाँ पर आप अगर गौर कर रहे होगे तो आप बुक को खोलिएगा, आप बुक में जैसे जैसे पेज को पलटिएगा, चेंज कीजिएगा, पेज पलटिएगा, वैसे ऐसे आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये सभी क्वेश्चन खुद से सेट किया गया है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन किया गया है। कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इसमें डाला गया है। सभी जितने भी इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और खुद से मैंने एनसीईआरटी बुक, आप खोल कर देखिए, एनसीईआरटी बुक को मैंने पेज बाय पेज जितने भी ऑब्जेक्टिव हमसे निकल पाए मैंने उसमें से निकाला है और आपको पढ़ाने का यहाँ पे कोशिश किया है। तो आप लोग अच्छे से देखिए, और अगर समझ में आए तो आप प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, और जैसी आपको लग रही है वीडियो नीचे कमेंट में कमेंट जरूर कीजिए। और फिर से इस वीडियो में आपके लिए गिफ्ट रहेगा, तो वीडियो के गिफ्ट देखने के लिए आप लोग अंत तक चलिए, वहां पर आपको पता चलेगा क्या आपके लिए गिफ्ट है। तो 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, श्रवण में कौन सी विशेषता नहीं होती है? श्रवण, श्रवण यानी सुनना, सुनने में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? धैर्यवान, अधैर्यवान, अनिर्णयात्मक या ध्यान सक्रियता। तो भैया कोई बात को सुनना है, अभी आप मेरी बातों को सुन रहे हो तो आपको यहाँ पर धैर्यवान तो रहना ही होगा, क्योंकि मैं कुछ बातें स्लो भी बोलता हूँ, कुछ बातें फास्ट भी बोलता हूँ। तो धैर्य रखिएगा तभी ना आप मेरी पूरी बातों को समझ सकिएगा। सेकेंड जो आपका होता है अधैर्यवान, तो अधैर्यवान तो भाई धैर्यवान का सीधा विपरीत हो गया। तो अगर किसी ऑप्शंस में एक आपका सही रहे, उसका एक ऑपोजिट रहे, तो रियल सी बात है कि उसी में से कोई आंसर होगा। यानी कि आपका सी और डी तो पक्का हो गया कि इसमें, तो आपका इसका विशेषता होनी चाहिए, यही दोनों में से कोई होगा। तो क्या धैर्यवान या अधैर्यवान? तो 14 का आपका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अधैर्यवान। श्रवण में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो अधैर्यवान नहीं होने चाहिए। जब भी हम किसी बात को सुनते हैं तो ये श्रवण जो होता है, सुनना जो होता है, एक महत्वपूर्ण कौशल है, महत्वपूर्ण स्किल्स है, इंपॉर्टेंट स्किल्स है, जिसका उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं। अभी आप मेरी बातों को क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, तभी ना जाकर आपको कंसेप्ट मिला है। अब अगर आप मेरी बात को धैर्यवान, धैर्य तरीके से नहीं सुनिएगा और निर्णयात्मक होने के लिए और बिना मतलब कोई विश्लेषण के साथ मतलब नहीं सुनिएगा, सही ढंग से आप नहीं सुनिएगा, तो आप मेरी बातों का फिर से दो होगा, रिएक्शन दे सकते हैं, उसका जवाब नहीं दे सकते हैं, आप अनुक्रिया नहीं दे सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि श्रवण में विशेषता नहीं होनी चाहिए, कौन सी? तो अधैर्यवान की। यानी हमें सुनना चाहिए तो धैर्य तरीके से सुनना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, सुनने वाला द्वारा हमारी की गई बातों को अपनी समझ में बातों या विचारों को पूर्ण कथित कहलाता है। क्वेश्चन पहले समझिए, कह रहा है कि सुनने वाला, जो जैसे आप मेरी बात को सुन रहे हो, हमारी की गई बातों, जैसे आप मेरी बात को सुन रहे हैं, अपनी समझ में बातों या विचारों को पूर्ण कथित कहलाता है। जैसे अभी मैं आपको 14 नंबर क्वेश्चन मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया, तो 14 नंबर क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मैंने क्या क्या बताया, तो आप एकदम एक्यूरेट कॉपी मेरी नहीं कर सकते हैं। आप कुछ ना कुछ आप वर्ड खुद से जोड़िएगा, कुछ ना कुछ मेरी बातों को भूल जाइएगा, और तब जाकर आप उसको मेरे सामने पूर्ण कथित कहिएगा। तो ऐसी प्रक्रिया जो होती है इसे जो कहा जाता है पूर्ण, यहाँ पर क्या लिखा गया है? पूर्ण वाह, यहाँ पर वाह हो जाएगा, तो पूर्ण वाक्य विन्यास कहा जाता है इसको। तो याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई श्रवण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसी से ना पता चलेगा। आप उससे पूछिए कि अभी मैंने जो कहा वो तुमने सुना, उसे फिर से तुम कहो। ऐसा करने वाले व्यक्ति आपके शब्दों का एकदम से नहीं दोहरा सकता है, वो अपनी समझ से आपकी बातों या विचारों को मतलब आपके सामने प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह के जो होते हैं उसे हम लोग कहते हैं पाराफ्रेजिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रवण प्रक्रिया में किन अंगों की भूमिका नहीं होती है? सिंपल है, फटाफट से कमेंट आ जाना चाहिए। श्रवण प्रक्रिया में किन अंगों की भूमिका नहीं होती है? 16 का आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाक।
सुनने में नाक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, यहाँ पे इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। वही सूंघने का देता, सूंघना तो भाई नाक की ही वैल्यू आ जाती है, लेकिन सुनने में नाक की कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। शरीर भाषा में निम्न में कौन से कारक शामिल हैं? शरीर भाषा कहने का मतलब बॉडी लैंग्वेज, तो बॉडी लैंग्वेज में आपके कौन से कारक शामिल हैं? हाव भाव, हाथ की गति, शरीर की गति या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल, बहुत कोई बच्चा रहेगा डायरेक्ट बोलेगा कि ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। शरीर की भाषा में जो शामिल है वो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे, अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को नहीं बताया होगा मेरे चैनल के बारे में, आपके मित्र होंगे जो तैयारी कर रहे हैं क्लास 12 की, तो उनके पास वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग शेयर करो। अभी शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पर हो सके, जहां हो सके आप जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़ सके, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत कम मेंबर्स हैं दोस्तों, बहुत कम मेंबर्स हैं हमारे चैनल पर, और आप लोग इस संख्या को बढ़ा सकते हो। चलिए 18 है आपका, साक्षात्कार के किस भाग में साक्षात्कारकर्ता सूचना और प्रदत्त प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रश्न पूछता है? तो समझिए, साक्षात्कार के किस भाग में साक्षात्कारकर्ता सूचना और प्रदत्त प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रश्न पूछता है? तो याद रखिएगा, मुख्य भाग, मुख्य भाग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन किसी को नहीं समझ में आ रही है कि सभी को समझ में आ रही है? बोलिए तो मैं क्वेश्चन को भी समझा देता हूं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करते समय आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करते समय आवश्यक है, तो 19 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग करते समय आपको वो ऑब्जेक्टिविटी पर भी ध्यान देना है, साइंटिफिक ओरिएंटेशन पर भी ध्यान देना है, और स्टैंडर्डाइज्ड इंटरप्रिटेशन पर भी आपको ध्यान देना है। इंटरप्रिटेशन, वस्तुनिष्ठता पर भी ध्यान दीजिए, वैज्ञानिक उन्मुखता पर भी यानी साइंटिफिक ओरिएंटेशन पर भी, और मानकीकृत व्याख्या पर भी आपको ध्यान देना पड़ता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20। एक प्रभावी परामर्शदाता के गुण नहीं है। एक प्रभावी परामर्शदाता, परामर्शदाता का मतलब समझते हैं सभी लोग? परामर्श देना, सलाह कर सकते हैं ना? तो 20 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरों के प्रति सकारात्मक अनादर। दूसरों के प्रति सकारात्मक अनादर, ये आपका जो होता है, ये आपके प्रभावी परामर्शदाता के गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। मनोवृत्ति का निर्माण निम्नांकित में किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है? मनोवृत्ति का निर्माण निम्नांकित में किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता? मनोवृत्ति के बारे में मैंने अच्छी खासी जानकारी आपको दे रखी है। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन में मैं वीडियोस का लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप जाकर मेरी सारे वीडियोस को देख सकते हो, या आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, वहां से प्लेलिस्ट से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो 21 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रोता की विशेषताएं। मनोवृत्ति का निर्माण निम्नांकित में किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है दोस्तों? तो श्रोता की विशेषताएं इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। सॉरी, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। हाँ, योग में सम्मिलित होता है, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, तो 22 का सही आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। समय प्रबंध किस श्रेणी का कौशल है? समय प्रबंध किस श्रेणी का कौशल है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है व्यक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया है, तो कैसी अंतःक्रिया है भैया? तो 24 का सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, और 25 क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग मात्र 2 मिनट में 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। 2 मिनट में 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। रिवीजन ऑफ दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो सभी लोग अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग सभी क्वेश्चन का एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। किसी वस्तु को खोने का बोध या संताप क्या कहलाता है? तो 25 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वंचन कहलाता है। किसी वस्तु को खोने का बोध संताप क्या कहलाता है? तो वंचन कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 2 मिनट में पूरे 25 क्वेश्चन का एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन था, और फटाफट से आप लोग मिलाते चलेंगे कितना आपको याद हुआ। प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए आवश्यक आधारभूत कौशल है, सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सामान्य कौशल किस प्रकार के व्यवसायिक मनोवैज्ञानिकों के लिए आवश्यक है? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य कौशल में शामिल होते हैं। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, व्यक्तिक और तथा बौद्धिक कौशल दोनों। मनोवैज्ञानिक अपने परिवेश के किन पक्षों में विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रेक्षण करता है। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, घटनाएं एवं व्यक्ति दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, प्रेक्षण का वह तरीका जिससे हम सीखते हैं कि लोग भिन्न स्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं कहलाता है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन है प्रकृतिवादी प्रेक्षण, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षणकर्ता द्वारा उसी शॉपिंग मॉल की दुकान में अंशकालिक नौकरी लेकर अंदर का व्यक्ति बनकर ग्राहकों को व्यवहार में भिन्नताओं का परीक्षण कहलाता है। सही आंसर आपका ऑप्शन बी, सहभागी परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, संप्रेषण एक प्रक्रिया है। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, सचेतन, अचेतन और सभिप्राय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति की स्वयं से संवाद करने की क्रिया को कहते हैं। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, द राइट आंसर, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण अंतरा हो जाएगा, सॉरी जी, अंतरावैयक्तिक संप्रेषण। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण संबंधित होता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के प्रकार हैं, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन डी है आपका, मध्यस्थ आधारित वार्तालाप, साक्षात्कार, लघु समूह परिचर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, सभी लोग याद रखिएगा अच्छे से कंसेप्ट के साथ, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सी है, तो 11 है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ ने कार्यदल गठित किया जिसका उद्देश्य किनके आवश्यक कौशलों की पहचान करना था। सही आंसर है आपका व्यावसायिक मनोवैज्ञानिक। 12 नंबर क्वेश्चन है, अपनी बातों को रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से वक्ता द्वारा कहने को क्या कहते हैं। सही आंसर है आपका ऑप्शन है, सार्वजनिक संप्रेषण। 13 नंबर है, गर्म स्टोव को छूने पर अंगुलियों का खींचना और हमारी आंखों में आंसू आना किसका उदाहरण है। तो सही आंसर है आपका 13 का ऑप्शन भी, अवाचिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण में कौन सी विशेषता नहीं होती है। तो सही आंसर है आपका अधैर्यवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, सुनने वाला द्वारा हमारी की गई बातों को अपनी समझ में बातों या पुजारों को पुण्य कथित कहलाता है। सही आंसर है आपका ऑप्शन है, याद रखिएगा, पूर्ण, यहाँ पर वाह हो जाएगा, पूर्ण वाक्य विन्यास, पूर्ण वाक्य विन्यास। 16 नंबर है, श्रवण प्रक्रिया में किन अंगों की भूमिका नहीं होती है। तो सही आंसर है आपका 16 का ऑप्शन सी, द राइट आंसर, नाक की भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर भाषा में निम्न कौन से कारक शामिल होते हैं। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, सभी, हाव भाव, हाथ की गति, शरीर की गति, बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, साक्षात्कार के किस भाग में साक्षात्कारकर्ता सूचना और प्रदत्त प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रश्न पूछता है। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, मुख्य भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करते समय आवश्यक है। 19 का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी परामर्शदाता के गुण नहीं है। तो 20 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरों के प्रति सकारात्मक अनादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवृत्ति का निर्माण निम्नांकित में किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है। सही आंसर है आपका 21 का ऑप्शन डी, श्रोता की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जितने बच्चे देख रहे हैं लाइव में, वे सभी लोग नीचे आप लोग अपना जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा कि कितना आपको मतलब सही हुआ, कितना आपको याद हुआ, कैसा लगा, आपको रिवीजन सही लगा या नहीं, जरूर से जरूर कमेंट में बताएंगे। योग में सम्मिलित होता है, ऑप्शन है ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समय प्रबंध किस श्रेणी का कौशल है। सही आंसर है आपका, चलिए फटाफट से बताइए, 23 का सही आंसर ऑप्शन है बिल्कुल, व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप का अंतःक्रिया क्या कहलाता है। साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को खोने का बोध या संताप क्या कहलाता है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, वंचन। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आएगी। और रुकिए, तो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पूरे खत्म कर चुके हैं, तो हम लोग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट चलाएंगे जिसमें आपको सभी क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैं चैप्टर बाय चैप्टर नहीं लाऊंगा, बट चैप्टर का नाम लिखकर नहीं लाऊंगा, डायरेक्ट मैं 500 शॉर्ट क्वेश्चंस, 500 लॉन्ग क्वेश्चंस, इस तरह से मैं लाऊंगा, आपको टाइटल दूंगा और उसी में आपको सभी क्वेश्चंस कराते जाऊंगा। तो आप लोग अच्छे से सभी वीडियोस को देखिएगा, फॉलो करते चलिएगा। तैयारी अच्छी खासी होने वाली है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। 2 महीना आपके पास समय है, 3 महीना आपके पास अच्छे खासे समय है। 2 महीना हम लोग पूरे तरीके से सिलेबस को करेंगे और उसके बाद 1 महीना हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन का रिवीजन करेंगे। तो कोई टेंशन नहीं है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और जो लोग पीडीएफ आना चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू।